हेलो बच्चों, आज अपन एक नए टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है भ्रूणपोष। क्या लेके आए हैं? भ्रूणपोष टॉपिक लेके आए हैं। भ्रूणपोष, एक होता है कोष और एक होता है पोष, पा से पतंग वाला भ्रूणपोष। इसको कहते हैं एंडोस्पर्म। इसको क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। यानी आपने कई बार नारियल का पानी पिया होगा, नारियल की चिटक खाई होगी, वो क्या है? भ्रूणपोष है। क्या है? भ्रूणपोष है। तो ये एक्चुअल में क्या है? परिवर्तित भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना है। ये जो परिवर्तित भ्रूण है, उस परिवर्तित भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना है। परिवर्तित भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए जो संरचना होती है, उस संरचना को कहते हैं भ्रूणपोष। क्या कहते हैं? अपन पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसमें एक टॉपिक दे रखा है भ्रूणपोष। क्या दे रखा है? भ्रूणपोष एक टॉपिक दे रखा है, उसके बारे में अपन स्टडी। जो टॉपिक है उसका नाम भ्रूणपोष है। आप इस चैप्टर के सारे वीडियो मेरी प्ले लिस्ट पे देख सकते हैं, मेरे चैनल यूट्यूब पर जाकर आपको क्या करना है, प्ले लिस्ट में सेक्स और रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट दिखना है और आपके सामने ये भ्रूणपोष से पहले जितने भी मैंने टॉपिक कराए वो सब आ जाएंगे। तो भ्रूणपोष क्या है? परिवर्तित भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना है। अब अपन समझते हैं कि ये भ्रूणपोष, सबसे पहले विशेषता तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो बता दूं मैं। आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। ये क्वेश्चन आता है। आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष, आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। आवर्तबीजी पादपों में डैश 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 खाली जगह भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित। कैसा होता है? खाली जगह में आएगा त्रिगुणित, डिप्लॉयड। ठीक है। और अनावर्तबीजी पादपों में यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, अनावर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष अगुणित होता है। ये अपने ध्यान रखना है। ये ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, इसके अंदर से टीचर पूछ लेता है कि भाई अगुणित होता है, त्रिगुणित होता है। अब अपन समझते हैं इसका निर्माण। ये नर युग्मक है। क्या है? ये नर युग्मक है। ये नर युग्मक किसके साथ संलयित होता है? ये नर युग्मक संलयित होता है। ये नर युग्मक है। 2 नर युग्मक मुक्त हुए थे। ये क्या है? नर युग्मक है। ये नर युग्मक बच्चों किसके साथ संलयित होता है? ये नर युग्मक संलयित होता है द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ। द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ। इसका नाम है द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक। ठीक है। द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक कहाँ होती है? कोशिका। ये कोशिका कहाँ होती है? दिमाग पे जोर लगाओ। ये कोशिका होती कहाँ है? ये होती है भ्रूणकोश में। थोड़ा रिकॉल करा दूं मैं आपको, ये भ्रूणकोश है। ये भ्रूणकोश है। कोशा क्या है? कोशा, वो था पोष, पोष बनेगा। भ्रूणकोश में 7 कोशिका थी, 2 सहायक कोशिका, 1 अंड कोशिका, 1 द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक और 3 प्रतिमुखी कोशिका। याद आया कुछ? बीजांड में ये संरचना थी भ्रूणकोश। उसके अंदर ये कोशिका थी बीचों बीच में, जिसका नाम था द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक। यहां पराग नलिका से 2 नर युग्मक मुक्त हुए थे। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। अपने समझ लो कि ये नर युग्मक किसके साथ संलयित हुआ है? द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित हुआ है। इस संलयन को अपन कहते हैं कि ये संलयन कैसा है? ये संलयन है त्रिक संलयन। क्या है? त्रिक संलयन। ये परिभाषा पूछी जाती है, व्हाट इज द ट्रिपल फ्यूजन? त्रिक संलयन क्या है? जब नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित होता है। जब नर युग्मक तो नेचुरल सी बात है अगुणित होता है, और द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक है, उसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक है। ये नाम याद करना है, द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक, याद रह जाएगा। इसके साथ संलयित होता है। इस संलयन को कहते हैं त्रिक संलयन। इससे बनता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। इससे बनता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। इससे क्या बनेगा? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनेगा। ये कैसा होगा? त्रिगुणित। कैसा होगा? त्रिगुणित। और इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का आगे परिवर्तन होगा और भ्रूणपोष बनेगा। ये भ्रूणपोष क्या करेगा? ये परिवर्तित भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। पर इसमें क्या होगा? इसके अंदर वसा होगा, इसके अंदर प्रोटीन होगा,
इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होंगे, इसके अंदर ये सब भोज्य पदार्थ होंगे जो ये क्या करेंगे बीजा अंकुरण के समय, किस समय, बीजा अंकुरण के समय परिवर्तित भ्रूण को पोषण प्रदान करेंगे, बीजा अंकुरण के समय परिवर्तित भ्रूण को पोषण प्रदान करेंगे। ठीक है, ये होता है भ्रूणपोष। तो आपसे पूछा कि भाई भ्रूणपोष क्या है, तो आपने सबसे पहला पॉइंट बताया परिवर्तित भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना को भ्रूणपोष कहते हैं। इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल, खनिज, लवण ये सब पदार्थ होते हैं जो बीजा अंकुरण के समय परिवर्तित भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव सवाल आपको गांठ बांध लेना है सीधा 12th बोर्ड में, नीट में कोई भी एग्जाम होता है उसमें टीचर का मूड होता है कि पूछ देते हैं भ्रूणपोष अगुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, अपने अकड़ बकड़ नहीं खेलना अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित में, अपने सीधा याद रखना है n+2n = 3n। ये दो मिलेंगे तो क्या बनेगा, 3 बनेगा कि नहीं बनेगा, n और 2n के मिलने से 3 होता है कि नहीं होता है। तो इस तरह से ये नर युग्मक किसके साथ संलयित हुआ है, ये नर युग्मक संलयित हुआ है द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ। इस संलयन को क्या कहा है बच्चों, इस संलयन को कहा है त्रिक संलयन, और इससे बना है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के आगे परिवर्तन से भ्रूणपोष बना है। अब सवाल आता है कि भ्रूणपोष कितने तरह का होता है, तो अपने क्लियर हो गया इसमें क्या क्या होता है। अब भ्रूणपोष के प्रकार समझाते हैं आपको कि भाई भ्रूणपोष कितने तरह का होता है। 3 प्रकार का भ्रूणपोष होता है, कितने तरह का, 3 प्रकार का भ्रूणपोष होता है। पोष कह रहा हूं मैं, पोष एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष क्या कह रहा हूं, भ्रूणपोष, ध्यान से सुनना तुम लोग। भ्रूणपोष 3 तरह का है, कितने तरह का है, 3 तरह का भ्रूणपोष है। सबसे पहले है, पहला भ्रूणपोष है जिसका नाम है केंद्रकीय भ्रूणपोष। नंबर 1 है केंद्रकीय भ्रूणपोष, कौन सा है, केंद्रकीय। बच्चों आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। केंद्रकीय भ्रूणपोष सबसे पहला होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा होता है कोशिकीय भ्रूणपोष, दूसरा कौन सा होता है, कोशिकीय भ्रूणपोष, और तीसरा होता है जिसका नाम होता है हिलोबियल या माध्यमिक भ्रूणपोष, हिलोबियल या अपन कहते हैं माध्यमिक भ्रूणपोष, क्या कहते हैं, माध्यमिक भ्रूणपोष। 3 तरह का भ्रूणपोष है, कितने तरह का है, 3 तरह का भ्रूणपोष है, केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हिलोबियल या माध्यमिक भ्रूणपोष। अब अपन समझते हैं किस तरह से क्या होगा। ये क्या है, ये नर युग्मक है, ये क्या है, ये द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक है। नर युग्मक किसके साथ संलयित हुआ, द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित हुआ। नर युग्मक किसके साथ संलयित हुआ, द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ। क्या बना, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, क्या बना, ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अब क्या होगा कि ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कैसा है, त्रिगुणित है। अब इसका मैं बताता हूं, इसमें केंद्रक का पहला भ्रूणपोष बताते हैं। इसमें केंद्रक का विभाजन होगा, कोशिका भित्ति नहीं बनेगी। इसमें फिर केंद्रक का विभाजन होगा, कोशिका भित्ति नहीं बनेगी। फिर केंद्रक का विभाजन होगा, कोशिका भित्ति नहीं बनेगी। फिर बीच में एक बड़ी रिक्तिका बनेगी, क्या बनेगी, और केंद्रक परिधि में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, बीच में एक बड़ी रिक्तिका बनेगी और केंद्रक कहां चले जाएंगे, परिधि में चले जाएंगे। ठीक है, इसमें केंद्रक का विभाजन होता रहा लेकिन कोशिका भित्ति नहीं बनी। इसको कहते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, इसमें केंद्रक का मुक्त रूप से विभाजन होता है। केंद्रक का किस रूप से विभाजन होता है, मुक्त रूप से विभाजन होता है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं बनती है। 2 केंद्रक बने, 4 बने, 8 बने, 10 बने, हजारों की संख्या में केंद्रक बन गए, केंद्रक ही केंद्रक बन गए, लेकिन उनके चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं बनी। उनके चारों तरफ क्या नहीं बनी, कोशिका भित्ति। फिर बीच में एक बड़ी रिक्तिका बनी, बीच में क्या बनी, एक बड़ी रिक्तिका बनी,
और केंद्रक चले गए परिधीय भाग में। कहां चले गए? परिधीय भाग में चले गए। फिर इनके चारों तरफ क्या होगा? ऐसे कोशिका भित्ति बनेगी। फिर इनके चारों तरफ कोशिका भित्ति बनेगी। लेकिन इसमें जो इसके बीच में है, या अभी तक क्या है कि इसके अंदर मुक्त केंद्रक तैर रहे हैं। क्या है? मुक्त केंद्रक तैर रहे हैं। तो अपन इसको कहते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। क्या कहते हैं? जैसे कि नारियल के अंदर, किसके अंदर? जैसे नारियल के अंदर अपन देखते हैं कि एक केंद्रकीय भ्रूणपोष बीचों बीच होता है, जो नारियल का पानी है, और इसके साइड में ये चीटक होती हैं, जिसको अपन कहते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। दोनों तरह का एग्जाम्पल होगा। अब इसके बाद में क्या होगा? दूसरी कंडीशन है कोशिकीय भ्रूणपोष। इसमें केंद्रक के विभाजन के साथ कोशिका भित्ति बन जाएगी। इसमें केंद्रक के विभाजन के साथ फिर कोशिका भित्ति बन जाएगी। फिर केंद्र का विभाजन होगा, फिर कोशिका भित्ति बनेगी। फिर केंद्र का विभाजन होगा, फिर कोशिका भित्ति बनेगी। केंद्र के विभाजन के साथ ही कोशिका भित्ति बनती जाएगी। केंद्र का विभाजन हुआ, कोशिका भित्ति का निर्माण। केंद्र का विभाजन हुआ, कोशिका भित्ति का निर्माण। केंद्र का विभाजन हुआ, कोशिका भित्ति का निर्माण। ये देखो, इसको कहते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। ठीक है। इसमें एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, जिसका नाम आपको बताना चूसकान। क्या नाम होता है? चूसकान। ये सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है कि चूसकांग कौन से भ्रूणपोष में होता है? कोशिकीय भ्रूणपोष में होता है। ये क्या करता है? ये जो आसपास जो उत्तक होते हैं, उन उत्तकों से भोजन को चूसता है। उन उत्तकों से, जो अपन कहते हैं बीजांडकाय और दूसरे उत्तक है, उन उत्तकों से ये भोजन को चूसता है और भोजन का संग्रह करता रहता है। तो इसमें पाया जाता है चूसकांग। यहां से सवाल पुटअप करता टीचर कि कौन से भ्रूणपोष के अंदर चूसकांग होता है। ये अपने को ध्यान, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा टीचर ने और कई बार बच्चों ने उत्तर दे दिया सही। कोशिकीय भ्रूणपोष। इसमें केंद्र का विभाजन हुआ, कोशिका भित्ति नहीं बनी। इसमें केंद्र के विभाजन के साथ ही कोशिका भित्ति बनती गई। तो इसका नाम हो गया कोशिकीय भ्रूणपोष। इसका नाम क्या हो गया? कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष। अब इसमें क्या होगा? इसमें पहले विभाजन से दो कोशिका बनेगी। एक कोशिका बनेगी छोटी कोशिका नी भाग की ओर। एक तरफ छोटी कोशिका बढ़ेगी जो नी भाग की ओर होगी। किस तरफ होगी? नी भाग की ओर होगी। और बड़ी कोशिका होगी, वो बीजांड द्वार की तरफ होगी। तो पहली बार केंद्र के विभाजन से दो कोशिका बनेगी और फिर उसके बाद उसमें क्या होगा? कोशिका भित्ति बन जाएगी। तो पहला कोशिकीय द्रव विभाजन हुआ, यानी इसमें इस तरह से विभाजन हुआ, दो केंद्र बने, फिर कोशिका भित्ति बन गई, एक बड़ी कोशिका एक छोटी कोशिका। अब जो छोटी कोशिका होती हैं उसमें केंद्रक लगातार विभाजित, और बड़ी कोशिका में केंद्र के विभाजन के साथ कोशिका भित्ति, केंद्र के विभाजन के साथ कोशिका भित्ति, केंद्र के विभाजन के साथ कोशिका भित्ति। तो इस तरफ तो क्या हो रहा है? बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिका बड़ी कोशिका है, बीजांड द्वार की तरफ जो बड़ी कोशिका है, उसमें क्या हो रहा है? कोशिका विभाजन के साथ ही, केंद्रक विभाजन के साथ ही कोशिका भित्ति बन रही है। केंद्रक विभाजन के साथ ये कोशिका भित्ति बन रही है, लेकिन इसमें केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका भित्ति नहीं बन रही है। तो इसमें दोनों गुण आ गए। इसमें इस तरह से ये दोनों गुण आ गए, तब इसका नाम पड़ गया माध्यमिक भ्रूणपोष। क्या पड़ गया? माध्यमिक भ्रूणपोष। ये अपने ध्यान रखना है कि इस तरह से क्या हुआ है कि इसमें त्रिगुणित द्वितीय केंद्रक था, उसके साथ नर युग्मक का संलयन हुआ। उसके साथ किसका संलयन हुआ? नर युग्मक का। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना। अब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का यहाँ क्या हुआ? मुक्त रूप से कोशिका दलों का विभाजन हुआ और दो केंद्रक बने, फिर 4 बने, फिर 8 बने, फिर 16 बने, फिर उसके बाद बहुत सारे बनते गए। फिर केंद्रक आ गए परिधि में। कहाँ आ गए? परिधि में आ गए। और इस तरह से परिधि में आने के बाद बीच में बनी एक रिक्तिका। उस रिक्तिका के अंदर क्या होते हैं? भोज्य पदार्थ होते हैं। अब जो परिधि में जो आए हैं केंद्रक, उनके चारों तरफ बनती है कोशिका भित्ति। उनके चारों तरफ क्या बनती है? इस तरह से ये कोशिका भित्ति बन जाती है। और नारियल में आपने देखा होगा चीटक। क्या देखा होगा? चीटक। और बीच में जो कोशिका है उसके अंदर नारियल का पानी, उसमें केंद्रक ऐसे मुक्त रूप से तैरते रहते हैं। तो ये अपने ध्यान रखना है कि इसको कहते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। और दूसरा प्रकार का है
उसमें केंद्रक के विभाजन के साथ ही कोशिका भित्ति बन जाती है। केंद्रक के विभाजन के साथ ही कोशिका भित्ति बन जाती है, लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती जो किसी भ्रूणपोष में नहीं पाई जाती, उसका नाम होता है चूसकाम। ये क्या करता है, बीजाणु उत्तक होते हैं उनसे भोज्य पदार्थ को चूस कर संग्रह करता है। अब अपन कहते हैं कि तीसरा होता है माध्यमिक भ्रूणपोष। इसमें विभाजन हुआ, एक छोटी कोशिका एक बड़ी कोशिका बनी। जो छोटी कोशिका वो निभाग की ओर है और बड़ी कोशिका बीजांड द्वार की ओर है। जो बड़ी कोशिका उसमें लगातार विभाजन होगा, यानी बीजांड, और उसमें कोशिका भित्ति बनती जाएगी, लेकिन छोटी कोशिका में केंद्रक विभाजित होता रहेगा, कोशिका भित्ति नहीं बनेगी। ये भ्रूणपोष का हो गया पूरा। अब बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों और अपनी क्लास के बच्चों को बताएं, ताकि मेरा ज्यादा से ज्यादा चैनल फेमस हो और मुझे भी वीडियो बनाने में इंटरेस्ट आए कि मेरे से बच्चे जुड़ रहे हैं। मैं जल्दी ऑनलाइन यूट्यूब पर वीडियो क्लास अपलोड वीडियो लूंगा, ऑनलाइन क्लास लेने का विचार कर रहा हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर आप ऑनलाइन क्लास लो या नहीं लो, ठीक है। तो इस तरह से अपने बताना है कि इस क्या हुआ है, केंद्र के भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और माध्यमिक भ्रूणपोष, तीन तरह का भ्रूणपोष होता है। ये भ्रूणपोष है, इसका क्या महत्व है, ये परिवर्तित भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, ये अपने ध्यान रखना है। बच्चों अब एक सवाल इसमें एनसीईआरटी और सीबीएसई और आरबीसी की नई बुक है, उसमें एक क्वेश्चन आ रखा है, आपको वो समझाते हैं किस तरह से क्वेश्चन है। एक होते हैं एल्बुमिनस सीड, एक होते हैं एल्ब्यूमिनस बीज, और दूसरे होते हैं गैर एल्बुमिनस बीज, गैर एल्ब्यूमिनस बीज, ठीक है। गैर एल्बुमिनस मतलब होगा अभ्रूणपोषी, अभ्रूणपोषी, और ये होंगे एल्बुमिनस मीन्स हो गए भ्रूणपोषी बीज। क्या होंगे, भ्रूणपोषी बीज। अब आपको बताना है कि भ्रूण का जब परिवर्तन होता है, भ्रूण के परिवर्तन के समय क्या होता है, जो भ्रूण का परिवर्तन हो रहा है इसमें भी भ्रूण का परिवर्तन होता है, ठीक है। भ्रूण के परिवर्तन के समय क्या कर लिया जाता है, भ्रूण के परिवर्तन के समय यदि भ्रूणपोष का पूरा उपयोग कर लिया जाता है, भ्रूणपोष का पूरा उपयोग कर लिया जाता है, भ्रूणपोष का पूरा उपयोग कर लिया जाता है, जैसे भ्रूण का परिवर्तन हो रहा है उस समय भ्रूणपोष का पूरा उपयोग कर लिया जाता है, और इनमें इन बीजों में भ्रूणपोष का अभाव होता है। इन बीजों में क्या होता है, भ्रूणपोष का अभाव होता है। इनको कहते हैं अपन गैर एल्बुमिनस या अभ्रूणपोषी बीज। जैसे चना है, मटर है, क्या है, चना है, मटर है, इनके अंदर भ्रूणपोष होता ही नहीं है, क्योंकि भ्रूणपोष है उसका परिवर्तन, जब भ्रूण का परिवर्तन हो रहा है तो भ्रूण का सारा, भ्रूण द्वारा इस भ्रूणपोष से पूरे भोजन का उपयोग कर लिया गया है। इस तरह से इनको कहते हैं गैर एल्बुमिनस बीज। और दूसरे होते हैं जब भ्रूण का परिवर्तन हो जाता है उसके पश्चात भी कुछ भ्रूणपोष शेष बच जाता है, भ्रूणपोष शेष बच जाता है। ये क्या होता है, ये भ्रूणपोष बीजा अंकुरण में काम आता है। किस टाइम काम आएगा, बीजा अंकुरण में काम आता है। जैसे अपन अरंडी देखते हैं, क्या देखते हैं, जैसे अरंडी होती है उसके अंदर भ्रूणपोष पाया जाता है। जैसे अपन गेहूं है, चावल है, उनमें देखते हैं तो उनमें भ्रूणपोष पाया जाता है। यानी कि भ्रूणपोषी बीज का मतलब जिसमें भ्रूणपोष पाया जाता है और भ्रूण के परिवर्तन के समय पूरा भ्रूणपोष उपयोग में नहीं आता है, और ये बीजा अंकुरण के समय क्या होता है, काम आता है। इनमें बीजा अंकुरण के समय बीज पत्र काम आते हैं, जो बीज पत्र में संचित भोजन होता है वो काम आता है। ये अपने को ध्यान रखना है। एल्बुमिनस सीड और गैर एल्बुमिनस बीज किसे कहते हैं, ये अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपसे पूछा कि गेहूं है, ठीक है, जैसे ये चावल है, इनके जब बीज को अपन देखेंगे, ठीक है, अरंडी है, मूंगफली है, तो मूंगफली आ जाएगी इसके अंदर, किसके अंदर आ जाएगी, मूंगफली इसके अंदर आ जाएगी। तो अपन को ध्यान रखना है जिनमें बीज पत्र पाए जाते हैं वो गैर एल्बुमिनस बीज होते हैं। यानी उनमें क्या होता है, भ्रूण के परिवर्तन के समय पूरा भ्रूणपोष है उसका उपयोग कर लिया जाता है, और बीजों में भ्रूणपोष का अभाव होता है, और बीज पत्र क्या करते हैं, आगे बीजांकुरण के समय परिवर्तित भ्रूण को पोषण देते हैं। इसमें क्या होगा, एल्बुमिनस के अंदर भ्रूणपोषी बीज है, क्या है, ये भ्रूणपोषी बीज है।
इसमें भ्रूण के परिवर्तन के समय क्या होता है, पूरा भ्रूणपोष उपयोग में नहीं आता और भ्रूणपोष शेष बच जाता है। ये बीजांकुरण के समय काम आता है, ये अपने को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भ्रूणपोष के आधार पर बीज कितने तरह के होते हैं। ठीक है बच्चों, ये अपने ध्यान रखना है।